बड़ा सुंदर वातावरण है, बहुत ही मनोरम है। नमस्कार, पर्यावरण दर्शन के सभी दर्शक भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो आप भी मेरे साथ प्रोग्राम को देखना शुरू कीजिए। पर्यावरण दर्शन में आपका स्वागत है। परिंदों से रोशन आसमां होगा, खुशियों से सजा ये जहां होगा। कोशिश हम सभी की यही है, जहां पर सभी सुख चैन से रहें वहीं पर आशियां होगा। चारों ओर हो स्वच्छता और हरियाली तो जीवन में पर्यावरण से आए खुशहाली। जी हाँ, अगर पर्यावरण साफ सुथरा, स्वच्छ और हरियाली से युक्त रहेगा तो निश्चित ही जीवन में खुशहाली आएगी और बनी रहेगी। आज हम बात कर रहे हैं मार्बल से निकलने वाली स्लरी और उससे होने वाले प्रदूषण के बारे में। मार्बल से निकलने वाली स्लरी किस हद तक हमारे पर्यावरण को दूषित करती है, इस पर एक रिपोर्ट बनाई गई। संगमरमर, जिस शब्द का उच्चारण ही मरमरी एहसास से भरा हो, वो निराला तो होगा ही। इंसान ने अपने बूते जो कुछ नायाब कुदरत से उधार लिया, उनमें से एक है संगमरमर। दुनिया में कुछ ही जगहें हैं जहां संगमरमर पाया जाता है, जिनमें से एक है भारत, और भारत में भी राजस्थान। पहले संगमरमर की खपत कम थी। मुख्य रूप से इसका इस्तेमाल प्रतिमाओं, इबादतगाहों और कुछ खास सजावटी वस्तुओं के निर्माण में होता था। जाहिर है दोहन कम था और अपशिष्ट भी सीमित, जिसकी खपत किसी न किसी रूप में हो जाया करती थी। समय के साथ मांग बढ़ी, इस्तेमाल बढ़ा तो दोहन बढ़ना ही था। पर इस बढ़ते दोहन और इस्तेमाल के साथ इसका अपशिष्ट भी बढ़ा। ये अपशिष्ट अब खतरनाक हो चला है। खतरा भी ऐसा कि आज और अभी जाग जाना बेहद जरूरी हो गया है। हमारी पर्यावरण मित्र पारुल ने डॉक्टर डीएन पांडे से बात की। क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं मार्बल स्लरी के एनवायरनमेंट पर और हम पर, तो आइए जानते हैं और इन्हीं से बात करते हैं। तो मार्बल स्लरी हालांकि हजार्डस नहीं है, लेकिन जिस खेत में, जिस ज़मीन में ये पड़ जाती है तो ज़मीन की उपजाऊ क्षमता तो नीचे रह जाती है, ऊपर पत्थर हो जाता है। तो ये एक, आप यूँ कह लें कि पृथ्वी में जो उपजाऊ क्षेत्र होता उसको आपने ढक दिया, उसको आपने ख़राब कर दिया, उपयोग से बाहर कर दिया। तो ये एक मूल समस्या है मार्बल स्लरी की, क्योंकि हिंदुस्तान का 93% मार्बल राजस्थान में है, तो 93% स्लरी भी राजस्थान में ही होगी। तो इसलिए आपको पश्चिमी राजस्थान में एक भारी समस्या के रूप में दिखती है। तो सिंह साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि जो मार्बल स्लरी होती है वो किस तरह से हमारे पर्यावरण को दूषित कर रही है। मार्बल स्लरी का 3 तरह से नुकसान होता है। पहला तो इसके जो फाइन डस्ट पार्टिकल्स हैं, हवा के माध्यम से अगर फेफड़े में जाते हैं तो वो आदमी के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरा नुकसान, ये पानी के साथ जब नीचे जाते हैं तो बहुत इनकी कम्पैक्टिंग कैपेसिटी होती है, तो ये अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम को ब्लॉक करते हैं। और तीसरा जो नुकसान है वो है जगह जगह जो मार्बल स्लरी लोग डिस्पोज कर देते हैं, तो चूँकि ये नेचर में एब्ज़ॉर्ब नहीं होके, ज़मीन में एब्ज़ॉर्ब नहीं होके यूँ ही पड़ी रहती है,
तो इसका एक देखने में जो बड़ा अटपटा सा लुक आता है वो पर्यावरण की छवि को और छटा को दोनों को खराब करता है। हम और आप बाजार में संगमरमर की जो बड़ी छोटी तरह तरह की लुभावनी किस्में देखते हैं, वो खदान से निकाले गए पत्थर का सबसे परिष्कृत स्वरूप है। इसके लिए निर्माण प्रक्रिया को समझना होगा। पहाड़ियों में छिपे संगमरमर में कोई आकर्षण नहीं होता। धूल, मिट्टी और लवण की परत, ऊपर से प्राकृतिक हवा पानी का असर ऐसा रहता है कि खदानों को तोड़कर हासिल होने वाला पाषाण खंड अमूमन पीलापन लिए उदासी सा बिखेरता ही दिखाई देता है। अपशिष्ट निकलने की प्रक्रिया भी यहीं से शुरू हो जाती है। चट्टान तोड़ने से छोटे छोटे टुकड़े दूर तक फैल जाते हैं। बारीक कण हवा में मिलकर कहां तक का सफर तय कर जाएं, कहना मुश्किल है। बहरहाल इन पाषाण खंडों को वाहनों में भरकर संयंत्र में लाया जाता है परिष्कृत करने के लिए। पानी की तेज बौछारें इन पत्थरों पर डाली जाती हैं। इससे उनकी सफाई होती है और उनमें नरमास आ जाती है। अब बड़े बड़े ब्लेड से इन विशाल पाषाण खंडों को काटा जाता है। पानी की तेज बौछार के बीच ये अत्याधुनिक ब्लेड कुछ ही देर में उनका सीना चीर डालते हैं। इस प्रक्रिया में काफी मलबा निकलता है जो पानी के साथ बह जाता है। हालांकि अब ऐसी ब्लेड्स बनने लगी हैं जो पत्थर काटने के दौरान कम मलबा निकालती हैं, जिससे उत्पादन में बढ़ोतरी भी दर्ज की गई है। क्या है ये मार्बल स्लरी, ये जानने के लिए हमारे पर्यावरण मित्र प्रभात पहुंचे किशनगढ़ में। ये एक नई तकनीक अभी यहाँ इस्तेमाल की जा रही है, जिससे जो स्लरी है काफ़ी कम निकलती है। पहले की और अब की तकनीक में क्या फ़र्क आया है और उससे कितना फ़ायदा मिला है पोल्यूशन को बचाने में? हाँ, एक्चुअली पहले क्या होता था, पहले जो मार्बल की कटिंग होती थी वो 3.5 mm थिक ब्लेड से होती थी, जिसके लिए हमें एक स्लैब काटने के लिए कम से कम 5.5 mm स्लरी जो ब्लॉक का पोर्शन होता था वो वेस्ट हो जाता था, पाउडर जाता था। मार्बल जो कटिंग जो होती है बेसिकली डायमंड सेगमेंट से होती है, तो उसकी थिकनेस को कम करके जो 3.5 था ब्लेड की थिकनेस अब 2.5 mm हो गई है। इससे क्या हुआ है कि 1.25 mm स्लरी हर स्लैब के लिए कम हो गई है। तो इस तरीके से देखें तो हम ये 8 से 9% स्लरी का रिडक्शन, मतलब जो जनरेशन हो रहा था उसमें रिडक्शन आया है। बड़े संयंत्रों में तो अब ऐसी व्यवस्था है कि इस पानी का शुद्धिकरण करके दोबारा इस्तेमाल कर लिया जाए, पर छोटे संयंत्र इस खर्चीली प्रक्रिया से दूरी बनाए रखते हैं, जो शायद उनकी मजबूरी भी है। पानी में घुला मलबा धीरे धीरे तल में बैठने लगता है और सफेद पेस्ट के रूप में बाहर आता है। अमूमन 1 क्यूबिक फुट मार्बल यानी संगमरमर के लिए 50 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। जरा सोचिए कितना पानी खर्च होता है, और वो भी राजस्थान जैसे पानी की किल्लत वाले प्रदेश में। जो भी गैंगसा से सारा पानी निकलता है वो हमारे यहाँ फिल्टर प्लांट में जो कलेक्टिंग पिट है, जो कलेक्टिंग पिट में इकट्ठा होता है पानी, और वहाँ से इसको हम फीड पंप के द्वारा जो शेल्टर टैंक लगे हुए हैं शेल्टर टैंक में फीड करते हैं, और उसके साथ में एक फ्लोकुलेंट इंजेक्ट करते जाते हैं जो स्लरी पार्टिकल्स को हैवी करके नीचे सेटल करता है, जो सेटलर टैंक के कोन में जाके सेटल हो जाते हैं, और उसके जो पानी साफ़ पानी होता है वो ओवरफ्लो के द्वारा उसके पास में एक क्लियर वाटर टैंक बना हुआ है वहाँ पहुँचता है। क्लियर वाटर टैंक से फिर वापस गैंगसा में सप्लाई होता है, और ये प्रोसेस लगातार कंटिन्यूस चलता रहता है। बोलचाल में मार्बल स्लरी कहलाने वाला ये अपशिष्ट इकट्ठा करके प्लांट से बाहर ले जाकर डंप कर दिया जाता है। यदि तकनीकी तौर पर देखा जाए तो संगमरमर का मुख्य घटक है कैल्शियम, यानी ये चूने का ही एक संगठित और रासायनिक स्वरूप है। स्पष्ट है कि स्लरी में भी यही होगा। रासायनिक विश्लेषणानुसार इसमें 56.08% कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। मैग्नीशियम की मात्रा जितनी कम होती है, सफेद रंग पीला नहीं पड़ता है। स्लरी के पेस्ट से पानी के वाष्पीकरण की स्वाभाविक प्रक्रिया है, तो मार्बल के ये बारीक कण
वाष्पीकृत पानी के जरिए तो फैलते ही हैं, पानी उड़ने के बाद सूखते मलबे से भी हवा में फैलते रहते हैं। धोरारी धरती राजस्थान में इन सफेद धोरों को देखिए। इन धोरों से उड़ते इस पाउडर पर गौर कीजिए, महसूस कीजिए कुदरत और इंसानी फितरत के बीच का फर्क। कुदरत के धोरों में भी जीवन का अंश होता है, सृष्टि को आगे बढ़ाने की रचनात्मकता होती है, पर इंसान के बनाए धोरों में लिखी होती है विनाश की इबारत। ये बेबस पौधे, लाचार पत्ते, दम तोड़ती हरियाली क्या आंखें नम करने के लिए काफी नहीं? हालांकि इंसान देर से ही सही चेतता तो है, सो कुछ प्रयास जरूर हुए हैं। विशाल डंपिंग यार्ड बना दिया गया है। मार्बल उद्योग जो किशनगढ़ में स्थापित है उनका निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण के दौरान ये देखा जाता है कि उनसे जो स्लरी और मार्बल वेस्ट जो निकल रहा है वह निश्चित निर्धारित स्थान पर जहाँ पर उनको डंपिंग यार्ड बना हुआ है वहाँ पर ही हो रहा है, ये सुनिश्चित किया जाता है। ऐसा नहीं करने पर भारी जुर्माने का भी प्रावधान है। किशनगढ़ मार्बल एसोसिएशन ने 2005 में 322 बीघा के अंदर एक इतना शानदार डंपिंग यार्ड बनाया जो कि एशिया के अंदर एक झील के समान है। मान लीजिए कि बहुत बड़ी झील हो जब स्लरी का डंप होता है तो हमने हमारे 2000 टैंकर पर डे वहीं पर डंपिंग करते हैं। इसके लिए हमने एक राजन सिक्योरिटी के नाम से एक फ्लाइंग स्क्वाड लगा रखा है, जो एक टपका भी अगर बूंद भी कहीं गिरती है तो हमें रिपोर्ट करता है, उसको हम पेनलाइज करते हैं। अगर 5 लाख तक की पेनल्टी भी हमने जिस लोगों ने भी अगर करेजी को स्लरी को कहीं पर सड़क पर डाल दिया है उसे एक्शन लिया, तुरंत एक्शन लिया है और 5 लाख तक की पेनल्टी हमने उस पर आरोपित करी। मार्बल स्लरी का ये कीचड़युक्त तालाब जंगल आधारित किसी हॉलीवुड फिल्म के डूबते एक्शन सीन से ज्यादा भयावह नहीं है। जीव कहां डूबा और अंदर ही अंदर गलकर कहां शून्य हो गया, कुछ पता नहीं चल सकता। इस बात पर कुछ संतोष जरूर किया जा सकता है कि इस क्षेत्र में पौधरोपण को अब खासी तवज्जो दी जाने लगी है। मकसद है कि हरियाली बढ़े, स्लरी के कणों का फैलाव रुके और कुदरत अपने तरीके से अपशिष्ट का विघटन करे। मार्बल से निकलने वाले अपशिष्ट यानी कि मार्बल स्लरी का वहां पर डिस्पोज ऑफ भी किया गया, जिससे हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके। किस तरह से वहां पर पूरा काम हो रहा है, पूरी प्रक्रिया हो रही है, चलिए हम खुद ही चलते हैं राजसमंद और देखते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजसमंद के डंपिंग यार्ड में। ये डंपिंग यार्ड सरकार ने करीब 50 बीघा इलाके में बनाकर और यहाँ पर एसोसिएशन को दिया है। यहाँ पर जितने भी गैंग्स है वहाँ पर मार्बल की कटिंग के बाद जो भी स्लरी निकलती है उसको यहाँ पर इस एरिया में निस्तारण के लिए जाता है, यहाँ डंप किया जाता है। योजना ये है कि जब भी 10 साल या 15 साल में ये पूरा डंपिंग एरिया भर जाएगा तो इसके बाद यहाँ पर करीब 2.5 या 3 फीट एरिया में उस मोटाई में उस परत तक मिट्टी डाली जाएगी और फिर वहाँ पर पौधरोपण किया जाएगा। पौधरोपण करने के बाद यहाँ पर इसको एक पार्क की तरह विकसित किया जाएगा। तो एसोसिएशन की ये कोशिश है कि आम आदमी को साथ में लेकर, पूरे संगठन को साथ में लेकर और मार्बल व्यवसाय से जुड़े हुए जितने भी गैंग्स यहाँ पर हैं उन सबको साथ लेकर इस स्लरी को एक ही जगह निस्तारित किया जाए, ताकि जो रोड के साइड में या बनास नदी में या खारी नदी में जो यहाँ पर बहती है उसमें जो डंप हो रहा है उससे निजात पाई जा सके और पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके। दावा तो यहां तक है कि यहां एशिया की सबसे बड़ी पर्यावरण संरक्षण योजना को अमली जामा पहनाया जा रहा है। राज्य प्रदूषण मंडल भी पूरी प्रक्रिया पर नजर रखता है। उसका प्रयास है कि आदर्श व्यवस्था कायम रहे और पर्यावरण का संरक्षण हो। देखिए, प्रकृति ने जो कुछ भी बनाया है वो ये निश्चित रूप से है कि हर की एक साइकिल कंप्लीट होती है। तो मार्बल का जो वेस्ट निकलता है वो निश्चित रूप से किन्हीं न किन्हीं अच्छे उपयोगों में काम लिया जा सकता है यदि हम उस दिशा में प्रयास करें और सोच विकसित करें। अब इस बात पर भी गंभीरता से विचार किया जा रहा है कि इस मार्बल स्लरी का और क्या-क्या इस्तेमाल हो सकता है। एक समाधान ये है कि इससे ईंटें बनाई जाएं जो भवन निर्माण में खप सकें। ईंटें बन भी गई हैं पर उनमें अपेक्षित मजबूती नहीं है। यदि मजबूती बढ़ाने में सफलता मिले तो ये बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इस दिशा में प्रयास जारी हैं। मार्बल स्लरी एक बहुत बड़ा संसाधन है। आज अगर आप इसको ध्यान से देखें तो पर्यावरणीय समस्याएं ना हों, इस दिशा में राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने कई कार्य किए। शोध कार्य जो पूरे विश्व में हुए हैं मार्बल स्लरी के पुनर्उपयोग पर, उस दिशा में हमने कार्य किया। इसके अलावा जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है जिसमें हम मार्बल स्लरी के पुनर्उपयोग को
प्रमोट करते हैं, उस दिशा में भी हमने कंसेंट मैकेनिज़्म में एक प्रक्रिया डाली है कि जो मान लीजिए आप एक मार्बल कटिंग यूनिट लगा रहे हैं, तो उससे जो भी स्लरी निकलेगी उस स्लरी का पूरा उपयोग आपको बताना पड़ेगा कि आप कहाँ इसका पुनर्उपयोग करेंगे, डंप करने की बजाय। ये व्यवस्था साल भर के अंदर पूरी तौर पर लागू हो जाएगी। अभी तक व्यवस्था ये थी कि वो कटिंग वाला मटेरियल उठा के एक जगह डंप कर दिया, तो उसको हम इस रूप में रख रहे हैं कि आप केवल डंप करके भूल नहीं जाएं। सिंह साहब, ये तो बात हो गई कि मार्बल स्लरी जो होती है वो हमारे पर्यावरण के लिए काफ़ी ख़तरनाक होती है, लेकिन अगर इसको हम ठीक तरह से डिस्पोज ऑफ करें तो हम काफ़ी हद तक हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। तो इसको डिस्पोज ऑफ करने का तरीका क्या हो सकता है? राजस्थान में विगत वर्षों में इसमें काफ़ी काम हुआ है। हमारी लाखेरी में एक सीमेंट फैक्ट्री है, उन्होंने जो मार्बल मकराना का है उसकी स्लरी को सीमेंट में बनाने में कैसे उपयोग लिया जाता है, इस पर काम किया और वो उसको उपयोग में ले रहे हैं। इसी तरह राजसमंद के पास किसी व्यक्ति ने एक एडहेसिव के रूप में इसका प्रयोग किया था और एक सड़क का भी ट्रायल के तौर पर निर्माण किया गया जी। काफ़ी शोध हुआ है इसमें। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने शोध किया, वैज्ञानिकों ने, और ये पाया कि सड़क के निर्माण में अगर मार्बल स्लरी का उपयोग करते हैं तो उससे सड़क की लॉन्गेविटी अच्छी होती है और सड़क की क्वालिटी बेहतर। इस वक्त हमारे साथ हैं संपत लाल सुराणा जी। आप पेशे से अभियंता हैं और पिछले 10 साल से कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से स्लरी जो है, जो मार्बल से निकलती है, उसको रीयूज़ किया जा सके, उसको निस्तारण की जो समस्या है उससे निजात दिलाई जा सके। सबसे पहले PWD सर्कल उदयपुर ने इसको अपनी BSR में लागू के लिए चीफ इंजीनियर नेशनल हाईवे चीफ इंजीनियर जयपुर को प्रस्ताव भेजा। उन्होंने इसके टेस्टिंग्स और सारे करने के बाद में GP शर्मा जी रिटायर्ड चीफ इंजीनियर हैं, उन्होंने इसको 1 साल तक अपने निगाह में सारा दृष्टि से देखा और देखने के बाद में इन्होंने निम्नलिखित आइटम में इसको फॉलो किया है। हाँ, ब्रिक मैसनरी के लिए और स्टोन मैसनरी के लिए इसको फॉलो किया है, नॉन लोड बेरिंग के लिए, और प्लास्टर के लिए भी इसको उपयोगी माना है। प्लास्टर के लिए भी इसको उपयोगी माना गया है और इन्होंने इसका डिटेल्स वगैरह सारे मतलब भेजे हैं। ऐसा है कि शुरू में तो हमने इसमें सीमेंट मिला के ही इसको प्रोसेस में लिया और इसकी ब्रिक्स बनाई थी, और जो PWD में अप्रूव्ड इन्होंने फॉलो करी थी, शुरू में मार्बल वेस्ट ब्रिक्स के नाम से फॉलो करी थी, उसकी स्ट्रेंथ प्रॉपर आ रही है। और ये जो वेस्ट है एक्चुअली उसके साथ में रिएक्टिंग प्रोसेस करके और इंक्रीज स्ट्रेंथ दे रहा, दैट आई हैव नोटेड। और उसी के तहत मैंने आगे का रिसर्च प्रोजेक्ट एक्चुअली बॉम्बे से लिया और इसका बाइंडर बनाने का सोच बनाया। बाइंडर अपन एक इस तरह से कह सकते हैं कि जो पुराने ज़माने में चूना था और चूने की लाइफ ज़्यादा थी, और सीमेंट जब मार्केट में आया, द सीमेंट विच इज़ इन मार्केट इज ए स्ट्रक्चरल सीमेंट, हाई स्ट्रेंथ सीमेंट। इसमें जो यूँ कहना चाहिए इट इज ए हरस है, नॉन प्लास्टिक है, उसकी वजह से क्रैक्स डेवलपमेंट होते हैं मैसनरी और प्लास्टर में। तो प्रयास तो हो रहे हैं, इसमें दो राय नहीं, पर इन्हें पर्याप्त नहीं माना जा सकता। नियम, कायदे कानून, नियंत्रण, जागरूकता अभियान, इन सब के बावजूद जगह जगह स्लरी के ये ढेर बहुत कुछ बयान कर जाते हैं। स्लरी के कण हवा में फैलते ही हैं, पानी में मिलते हैं और नुकसान पहुंचा ही जाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं नाथद्वारा के पास बनास नदी के किनारे पर। बनास नदी, नदियाँ यानी कि धरती की कोख को सींचने वाला पानी जो इनमें बहता है, इसके किनारे पर संस्कृतियाँ विकसित हुई हैं, लेकिन मार्बल से निकलने वाली स्लरी को आज इसमें डाला जा रहा है। इन्होंने अपना प्राकृतिक सौंदर्य खो दिया है। हमारे साथ मौजूद हैं पर्यावरणविद व्यास साहब। पूर्व में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा इसमें मार्बल स्लरी डाली गई। जिला प्रशासन और मार्बल गैंग्स एसोसिएशन के सहयोग से उसको साफ करवाया गया। इसी क्रम में सभी से एक निवेदन करते हैं कि प्रदूषण को बचाने के लिए, इन नदियों को साफ स्वच्छ बनाए रखने के लिए कृपया ऐसी हरकत ना करें। कोई भी अवांछित वस्तु इन नदियों में ना डालें। वैसे इस स्लरी का इस्तेमाल सड़क निर्माण में भी किया गया है और परिणाम संतोषजनक मिले हैं। इस प्रक्रिया को सुधार के साथ लागू किया जाए तो भी बड़ी राहत के दरवाजे खुल सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं
जिला कलेक्टर राजसमंद श्री प्रीतम बी यशवंत साहब। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि प्रशासन या सरकार अपने स्तर पर किस तरह के प्रयास कर रही है। सर, हम किशनगढ़ भी गए और उसके बाद हम राजसमंद आए। राजसमंद में हमने देखा कि यहाँ पर डंप एरिया बनाया गया है। हमारी कुछ लोगों से बातचीत भी हुई कि उन्होंने इसको रीयूज़ करने के लिए कुछ टेक्निक इस्तेमाल की है। किस हद तक ये टेक्निक कारगर साबित हो रही है और प्रशासन का इसमें किस तरह का सहयोग रहा है? मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि राज्य सरकार ने नीतियाँ भी बनाए थे और राज्य सरकार का पूरा जोर है कि इस तरह के प्रदूषण को रिड्यूस कैसे किया जाए। एनेबलिंग गाइडलाइंस भी हैं और कानून और कायदे भी हैं। मैंने तो सिर्फ ये प्रयास किए कि एग्जिस्टिंग रूल फ्रेमवर्क में हम अपने ज़िले में क्या कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात जो अपन होपफुल है कि आज हमारे गोमती से उदयपुर तक 4 लेन का घोषणा हो चुकी है, वो वर्क चालू भी है नेशनल हाईवे में जी। और ये कंफर्म्ड है कि स्लरी एक रोड फिलर की जो नीचे का अर्थ फिलिंग है उसका 30% डी मॉइस्चराइज स्लरी हो सकता है जी। ऐसे कुछ एग्जाम्पल स्ट्रेंथ चेकिंग करने के लिए रोड्स बनाए भी गए हैं। खमनौर का हमारे जो पंचायत समिति है एक राजसमंद में ही जी, तो वहाँ पे एक रोड बना के उसकी स्ट्रेंथ को भी परफेक्ट माना गया है। तो हम ये प्रयास कर रहे हैं सभी मार्बल माइनिंग माइनर्स के बातचीत करके या एसोसिएशन से बात करके कि कैसे वो स्लरी इस सड़क के बिल्डिंग के दौरान वो वहाँ सड़क के किनारे तक लाया जा सकता है जिससे वो अर्थ के रूप में फिलिंग में काम आ जाए। उस हिसाब से द क्वांटिटी जो रिक्वायर्ड है एक 4 लेन प्रोजेक्ट में इतना है कि मुझे उम्मीद है कि लगभग 70 to 80% स्लरी इस जिले का सब कुछ इसमें कंज्यूम हो जाए। यहाँ समस्या ये है कि जमीन पर स्लरी की परत पानी को नीचे जाने से रोकती भी तो है। ये बच्चे पढ़ना चाहते हैं, दूर दूर से यहाँ जुटते हैं, पर अभी से ऐसे हालात में घिरते जा रहे हैं कि बालमन व्यथा से निजात पाए तो विकसित होना। अच्छा बच्चों, ये बताओ, यहाँ पे जो पाउडर उड़ता है, ट्रक आते हैं, देखते हो कई बार इधर से धूल भी उड़ती है, कभी परेशानी सी लगी है आपको? कभी तबीयत खराब हुई? बहुत लगती है। कैसी परेशानी होती है? धूल उड़ती है, हम के पानी पेशाब करने भी जाते तो भी हम पूरे हो जाते धूल में। बहुत सारे। और कभी सांस लेने में कोई दिक्कत होती है बेटा? होती है। किस तरह की दिक्कत होती है? हम कहीं भी जाते तो रास्ता निकलते में नहीं है, खाना खाते तो खाना भी मिट्टी पर जाती है। संगमरमर के मलबे की धूल का असर इन ग्रामीणों के रहन सहन तो क्या, खान पान तक को प्रभावित कर रहा है। खाना पकता बहुत देर से है और उसमें भी किरकिरी का ही जायका। कितनी बेबस हो चली हैं ये गृहिणियां। दूड़ो खाई रहे, हाँ आदो मोरी कोशिश न करो तो करो भाई, आबरी हो कम है। खाने पीने की बहुत परेशानी होती है, धूल बहुत उड़ रहा है और बाकी बच्चा बच्ची इस रास्ते पे आ नहीं पा रहे हैं। शरीर फटने लग जाते हैं और जैसे साबुन लगाते हैं ऐसे धोला धोला मलबा उड़ उड़ के बिल्कुल शरीर को खराब कर देते हैं सर। दिक्कत आती है सर कि ये पानी डंपिंग यार्ड का यही हैंडपंप में आता है, इसलिए वो पानी बेकार आते हैं, वो वापरते जो है, इसलिए बीमार हो जाते हैं। अशोक जिले जी, यहाँ पर जो वाटर है, अंडरग्राउंड वाटर है, उसको रिचार्ज के लिए भी कई तरह की लोगों की कोशिश रही है। आप आरपीसीबी की तरफ से किस तरह की कोशिशें कर रहे हैं यहाँ पर? जैसा कि अभी आप सवेरे से मैं अभी आप लोगों के साथ ही हूँ, जैसा भी गांव वालों से आपने व्यू लिया कि हैंडपंप के पानी से प्रॉब्लम सिंचाई फट जाती है, सब्जी नहीं पकती है, ये चीज़ मुझे अभी आइडेंटिफाइड हुई है। तो मैं एक वाटर सैंपल्स में यहाँ से कलेक्ट कर लेता हूँ और हमारी सेंट्रल लेबोरेटरी है वहाँ हम भिजवा देंगे। वहाँ से एनालिसिस करने के बाद क्या रिजल्ट आता है उसके बाद ही कुछ डिस्कशन या कंक्लूजन पे जाया जा सकता है। समस्या को देखते हुए प्रयास हर स्तर पर जरूरी है। केवल सरकारी योजनाओं के सहारे बैठने से कुछ नहीं होने वाला, व्यक्तिगत प्रयास भी करने होंगे। प्रशासन मार्बल स्लरी को गंभीर समस्या के रूप में देख रहा है। इस समस्या से पार पाने के लिए कदम उठाए भी जा रहे हैं। जनता को जोड़कर चलने की मुहिम जारी है। प्रशासन हमें पूरा सहयोग दे रहा है, पर्यावरण विभाग सहयोग दे रहा है। अब हमारा पहल ये है कि चीज़ें सब ये कागजों की चीज़ें जो आई है, रिजल्ट्स आए हैं हर साइंटिस्ट के, अलग अलग वैज्ञानिकों के, उनको हम प्रैक्टिकल चीज़ करें। जो जगह जगह पर मार्बल एसोसिएशन बने हैं उनके माध्यम से यदि वे कोई इसका उपयोग जैसे ईंट बनाना है, सड़क बनाना है, इसमें लेते हैं तो या सहयोग देते हैं तो निश्चित रूप से प्रदूषण नियंत्रण मंडल की तरफ से जो भी संभव होगा हम प्रोत्साहन भी देंगे। संगमरमर जिसने दुनिया को प्रेम का अद्वितीय प्रतीक ताजमहल दिया, संगमरमर जिसकी एक विरासत
देव प्रतिमाओं के रूप में हमारे सामने है। संगमरमर जिसने न जाने कितने इबादतगाहों को आकार प्रदान किया है, पर इस उजले चमकते संगमरमर का स्याह पहलू है इसका मलबा। इससे पार पाना ही होगा और आज और अभी संकल्प के साथ उठना होगा, अन्यथा ये कीचड़ इतना भयावह हो जाएगा कि संगमरमर की तमाम खूबसूरती संगमरमर के मलबे में ही दम तोड़ देगी। दोस्तों, प्रकृति ईश्वर का दिया हुआ बेहद खूबसूरत तोहफा है, लेकिन ज़रूरत है इस तोहफे को संभाल कर रखने की, ताकि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी ये तोहफा दे सकें। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। हमारा पता है पर्यावरण दर्शन, दूरदर्शन केंद्र, झालाना डूंगरी, जयपुर 302004। आप हमें ईमेल द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है paryavaranddarshan@gmail.com। और मुझे ये भी उम्मीद है कि आप पर्यावरण संरक्षण की इस मुहिम में यूं ही हमारे साथ जुड़े रहेंगे, पर्यावरण संरक्षण यूं ही करते रहेंगे। नमस्कार। मैं आज शुरू से इस बात की चिंता सी कर रहा था कि मार्बल और इसकी स्लरी पर पर्यावरण दर्शन वालों को कोई प्रोग्राम दिखाना चाहिए, और दिखा दिया। और बहुत अच्छी और सुंदर बातें बताई गई हैं कि इस चीज़ का, स्लरी का भी कैसे निस्तारण किया जा सकता है ताकि हमारा पर्यावरण कम से कम प्रदूषित हो। तो मुझे लगता है आज की सारी बातें आपके समझ में आई होंगी। तो आज की बात आप लोगों को समझ में आई क्या? वाह गुरुजी वाह। Thank you.